क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, उसे भागों में विभाजित किया गया, कितने भागों का निर्माण हुआ, उन भागों में प्रत्येक भागों में कितने कितने अनुच्छेद सम्मिलित किए गए, या उन अनुच्छेदों में क्या क्या वर्णित थे, संक्षेप में हम लोग कल की क्लास में देखे थे। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो ये संविधान है उसके भाग जो निर्मित हुए हैं उसमें कितने अनुच्छेद वर्णित हैं और उन अनुच्छेदों में क्या क्या वर्णन है। सबसे पहले हम आज की क्लास में देखते हैं भाग 1, संविधान का भाग 1 हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम भाग 1 में कितने अनुच्छेद सम्मिलित थे, तो अनुच्छेद 4 सम्मिलित थे। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें वर्णित है। अब हम लोग देखते हैं कि इस 1 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 3 और 4 अनुच्छेदों में क्या क्या वर्णन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या चीज वर्णित है? अनुच्छेद 1 कहता है कि जो ये भारत है, अर्थात जहां के हम लोग निवासी हैं, ये भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय शासन सत्ता तो है, लेकिन इसे सुचारू ढंग से बेहतरीन शासन सत्ता चलाने के लिए इसे विभिन्न छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित कर दिया गया है और उन प्रांतों का एक समूह बनाया गया है जिसे हम लोग कहते हैं कि भारत, अर्थात हमारा देश। ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि यह राज्यों का संघ है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या वर्णित है। अनुच्छेद 2 में यह कहता है कि ये जो संघ है, अर्थात देश भारत कैसे शासन सत्ता चलाता है? तो संसद के माध्यम से चलाता है। तो अनुच्छेद 2 में कहता है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि नए प्रांतों को प्रवेश करा सकता है। किसमें? इस संघ में नए प्रांत को प्रवेश करा सकता है। साथ में क्या कर सकता है? स्थापना कर सकता है। इसके लिए प्रवेश कराने के लिए और स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया है इसको, कि आप विधि बना सकते हैं। ये हो गया। अब अनुच्छेद 1 हो गया, अनुच्छेद 2 हो गया। हम देखते हैं अनुच्छेद 3 में क्या वर्णित है। अनुच्छेद 3 ये कहता है संसद जो कानून बनाती है, संसद साधारण बहुमत से, कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से ऐसा विधि बना सकते हैं कि नए प्रांतों का निर्माण कर सकती है, या किसी बने बनाए प्रांत के भौगोलिक सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या उस प्रांत का नाम परिवर्तित कर सकती है। अनुच्छेद 3 में कितना व्यापक अधिकार दिया गया कि जो बने बनाए प्रांत हैं उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कोई भी नाम रख सकती है, या उसके भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे उसका सीमा क्षेत्र जो है उसमें परिवर्तन कर सकती है, या वो नए प्रांतों का निर्माण कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। लेकिन यह अनुच्छेद जो साधारण बहुमत से संसद विधेयक प्रस्तुत करेगी, यह विधेयक तभी प्रस्तुत किया जा सकता है, यह विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत होगा। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति लेना इससे अनिवार्य है, उनको सूचना देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति का मतलब हमारे यहाँ का राजा को सूचना दे दीजिए भाई, किसी तरीके से सूचना दे दिए नहीं, बिल्कुल जैसे आपको नहीं फोन वाला मामला नहीं, फोन नहीं, कम से किसी भी तरीके से, चलिए आपका ही मान लेते हैं फोन वाला ही, तो ये राष्ट्रपति को सूचना दे दीजिए और राष्ट्रपति की सिफारिश से ही ये विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात अनुच्छेद 3 के तहत जो नए प्रांतों का निर्माण, नए प्रांतों का गठन या उनकी भौगोलिक सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो संसद को मिला है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही यह विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। कभी कभी पेपर में प्रश्न पूछता है कि इस अनुच्छेद 2 का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ये 16 अगस्त 1975 ईस्वी को इसको प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग किया गया? ये जो सिक्किम है,
इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और भारतीय संघ का ये 22वां राज्य बन गया। 22वां राज्य कौन बना? सिक्किम। 16 अगस्त 1975 ईस्वी को अनुच्छेद 2 के तहत इसे शामिल किया गया। अनुच्छेद 2 का सबसे अच्छा उदाहरण यह सिक्किम प्रांत है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 यह कहता है कि ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करने के लिए जो विधियां बने, कौन? कि 2 और 3, इन दोनों को प्रयोग करने के लिए, इन दोनों को उपयोग करने के लिए जो भी विधियां बने उसे अनुच्छेद 368, आपको याद होगा कि 368 क्या कहता है? 368 ये कहता है ना संविधान में संशोधन। ये कह रहा है अनुच्छेद 4 कि 2 और 3 के द्वारा जो बनाई गई विधियां हैं उसे अनुच्छेद 368 अर्थात संविधान संशोधन करने वाली विधि ना समझा जाए। जैसे अनुच्छेद 2 का सबसे अच्छा उदाहरण सिक्किम है। लेकिन अगर हमसे कहे कि ये जो झारखंड और उत्तराखंड जो नए प्रांतों का भी हाल फिलहाल निर्माण हुआ है उनको किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो वो 2 के तहत नहीं, वो अनुच्छेद 3 के तहत उनका निर्माण किया गया है। ऐसे कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इस अनुच्छेद 3 का सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया? सबसे ज्यादा किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। किया कैसे? आपको याद होगा कि जब अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र किया, हमें स्वतंत्र किया, तो उन लोगों ने क्या किया कि 552 रियासतों को केवल 4 भागों में बांट के छोड़ दिया। कितने भागों में बांटा? इसे 4 भागों में बांटा। कैसे बांटा था? इसको A, B और C, D ग्रुप में इसको बांट दिया। और इन्होंने क्या कहा कि जो 552 रियासतें हैं ये ABCD ग्रुप में इनको बांट के हमको दे दिया और कहा रियासतों से कि आप स्वतंत्र हैं। अर्थात कहने का मतलब अंग्रेजों ने यथा स्थिति में ही स्वतंत्र कर दिया कि जो जैसे है वो वैसे ही स्वतंत्र है, उसमें कुछ करना नहीं। अगर इनकी इच्छा है तो चाहे ये भारत में शामिल हो जाए, चाहे ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए। कभी कभी जैसे यहाँ से प्रश्न बनता है कि ए वाले ग्रुप में कौन शामिल था, बी वाले ग्रुप में कौन शामिल था, या सी वाले डी वाले ग्रुप में कौन कौन शामिल थे। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये वाले में कौन शामिल थे। ये वाले में वो राज्य शामिल थे जिन पर ब्रिटेन का सीधे सीधे नियंत्रण था, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य का सीधे हुकूमत चलती थी। वैसे संपूर्ण भारत पर जो है इन्हीं ब्रिटिशर्सों का ही अधिकार था। लेकिन अभी हम देखिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इस ए वाले ग्रुप में जो ब्रिटेन का साम्राज्य था वो सीधे सीधे नियंत्रण रखता था। बी वाले में भारतीय राजे और रजवाड़ों को शामिल किया गया। भारतीय राजे और रजवाड़े किस ग्रुप में शामिल किए गए? तो वो बी वाले ग्रुप में शामिल किए गए। और सी वाले में तो आपको याद होगा कि शासन सत्ता को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? कमिश्नरी क्षेत्रों में विभाजित किया था अपने प्रांतों में। जहां इनकी शासन सत्ता चल रही थी उसको कमिश्नरी क्षेत्रों में विभाजित किया था। तो इस सी वाले ग्रुप में कमिश्नरी क्षेत्रों को रखा गया था। जैसे नहीं भोपाल कमिश्नरी हो गया या लखनऊ कमिश्नरी। अरे भाई आज के समय के समझने के लिए हम कहें कि शहरी क्षेत्र, अरे वही नगर निगम वाले, तो नगर निगम वाले या शहरी क्षेत्र या कमिश्नरी क्षेत्र किस ग्रुप में रखे गए? तो सी ग्रुप में रखे गए। और डी वाले में कौन रखा गया? तो ये केंद्र शासित प्रांतों को इस डी ग्रुप में रखा गया। इस 552 रियासतों को अंग्रेजों ने कह दिया भाई जाइए, जैसे भी आपकी मर्जी है, आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए चाहे भारत में शामिल हो जाइए। अब इनको एकीकरण की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय रियासत मामलों के मंत्री, साथ में गृह मंत्रालय भी था इनके अधीन। तो इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई, भाई आपकी जिम्मेदारी कि कितने रियासतों को आप भारत में शामिल करा ले जाते हैं या अपने संघ में शामिल करवा ले जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा हम सबको शामिल करवाएंगे, हम एक बेहतरीन मानचित्र भारत का बनाने की कोशिश करेंगे। इनके साथी कौन थे? इनके सहयोगी, इनके सचिव बीपी मेनन। यद्यपि हाल फिलहाल ऐसा कहा जाता है कि माउंटबेटन का भी झुकाव भारत की तरफ था, जबकि वहीं रेड क्लिफ का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके सचिव बीपी मेनन ने इन 552 रियासतों को देशभक्ति का ललकारा कि आप देशभक्त हैं, साथ
में इनको समझाया और कुछ धमकाया भी। सभी रियासतें तो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गए कि चलिए ठीक है हम भारत में शामिल हो जाएंगे, लेकिन 3 रियासतों ने विवाद कर दिया। 3 रियासतें बोले कि हम अभी भारत में शामिल नहीं होंगे। कौन कौन? तो एक जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। इन 3 रियासतों को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी काफी चिंतित हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ऐसे थोड़ी नहीं इसको हम छोड़ देंगे, ये जो तीनों रियासतें हैं इनको भी भारत में शामिल होना ही होगा, किसी भी तरीके से हम इनको भारत में शामिल करवा के ही मानेंगे। इन तीनों को निपटाने के लिए अलग अलग योजनाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनानी शुरू कर दी। जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जूनागढ़ की जो जनता थी वो हिंदू थी, लेकिन यहाँ का शासक क्या था? ये मुसलमान था। जबकि वहीं जस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर वाला क्या था? इसका उल्टा था। जम्मू कश्मीर की जनता मुसलमान और शासक हिंदू, हरि सिंह। तो जूनागढ़ का जो शासक था, नवाब था, वो भारत में शामिल होना नहीं चाह रहा था। तो ये जूनागढ़ के नवाब जाते हैं पाकिस्तान। जब ये पाकिस्तान जाते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ में सियासत कर दिया, खेला कर दिया। क्या खेला कर दिया? वहां पर पहुंचते हैं कहां? जूनागढ़ में पहुंचते हैं और जनता से कहते हैं कि आप कहां रहना चाहते हैं? भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में? तो जनता ने कहा कि हम पहले से भारत में रहे हैं, तो हम पाकिस्तान क्यों जाएंगे? तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी सहायता से जनमत संग्रह करवा रहे हैं। और जनमत संग्रह में यह फैसला हुआ कि जनता भारत में रहना चाह रही है, और जनमत संग्रह के अनुसार जूनागढ़ को जो है भारत में शामिल कर लिया गया। पेपर में प्रश्न पूछता है कि इस जूनागढ़ को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस योजना के तहत या किस विधि के द्वारा भारत में शामिल किया? तो जनमत संग्रह के द्वारा। याद करने के लिए हम समझ सकते हैं कि जा से जूनागढ़ और जा से जनमत। अब ये तो जूनागढ़ आ गया, भारत में शामिल हो गया। अब नंबर किसका आ गया? हैदराबाद। हैदराबाद का जो नवाब था वो कहा कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। ये हैदराबाद को भारत का दिल कहा जाता है, भारत के बीच में अवस्थित था, भारत का दिल। ये इसका नवाब करा हम भारत में शामिल है नहीं होंगे, हम सीधे सीधे पाकिस्तान जाएंगे, हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। सरदार वल्लभ भाई को टेंशन हो गई। पटेल जी ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, हमारा मानचित्र है उसमें हैदराबाद बीच में ये काला धब्बा कहां से नजर आएगा? अगर ये हमारे में नहीं शामिल होगा तो ये हमारे मानचित्र पर हमेशा हमेशा के लिए काला दाग बन के खड़ा रहेगा। इन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया। इसने कहा हम कुछ नहीं सुनते आपकी, हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। हैदराबाद को समझाने की लाख कोशिश के बाद भी पटेल जी ये सोचे कि इसको किसी भी तरीके से चाहे समझा बुझा के धमका के इसको भारत में शामिल करवाया जाए, लेकिन हैदराबाद का जो नवाब था वो भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ था। अब यहां पर सियासत शुरू हो गई। अब चूंकि हैदराबाद का नवाब नहीं चाह रहा था, वल्लभ भाई पटेल चाह रहे थे कि भारत में शामिल हो जाए। अब इसके ऊपर सीधा सीधा तो आक्रमण किया नहीं जा सकता। क्यों? आपको 2 चीज याद रखना है। एक क्या था कि अंग्रेजों ने जब सभी रियासतों को स्वतंत्र किया तो उन्होंने कहा कि आपको यह अधिकार होगा कि चाहे आप भारत में शामिल हो जाइए चाहे पाकिस्तान में, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं। अब चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल चाह रहे थे कि हैदराबाद भारत में शामिल हो, अर्थात दबाव की रणनीति बना रहे थे। दूसरी क्या हमारी मजबूरी थी? उस समय सेनापति हमारा अंग्रेज था। हमने अगर इससे कहा तो इसने मना कर दिया साफ साफ, भाई हम नहीं आक्रमण करते, क्योंकि हमने उसको छूट दे करके रखी है कि चाहे भारत में शामिल हो जाए चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाए। अंग्रेज ये चाहते थे कि ऐसी रणनीति बनाई जाए कि भारत की आने वाली पीढ़ी ये ना समझे कि अंग्रेजों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। इनको इतना लड़ा के रखो, ऐसे लड़ा के रखो कि ये आने वाली पीढ़ी स्वयं में उलझ के पड़ी रहे। लेकिन यहाँ हमारे जो पूर्वज जैसे वल्लभ भाई पटेल जी जैसे लोग थे, उन लोगों ने बखूबी अपने साहस और शौर्य का परिचय दिया। उन्होंने हैदराबाद से कहा ठीक है तुम ऐसे नहीं मानोगे, एक काम करो, अब इसके खिलाफ हम युद्ध की योजना बनाते हैं। सेनापति अंग्रेज, लेकिन उसके बाद भी हौसले की दाज दीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ आक्रमण करेंगे। इन्होंने कहा कि जितने पुराने क्रांतिकारी हैं, आजाद हिंद फौज वाले क्रांतिकारी या क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग हैं या हमारे सिपाही, इनके ऊपर आक्रमण करो।
अंग्रेज बिलबिला जाते हैं। अंग्रेजों ने कहा ये आप गलत कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि बस चुप रहिए, आप गनीमत इतना है कि आप मुंह बंद करके रखिए, हम सेना नहीं भेज रहे हैं, हम सिपाही नहीं भेज रहे हैं, हम अपने सिपाही भेज रहे हैं। हम अगर सेना को भेजते हैं तो आप मना कर सकते हैं, और ये गृह मंत्रालय का मामला है और मैं गृह मंत्री हूं, जो भी फैसला होगा ये गृह मंत्रालय का फैसला है, इसमें आप लोग कुछ भी टांग नहीं लड़ा सकते। इस प्रकार से हैदराबाद के ऊपर आक्रमण हो गया। कौन सा आक्रमण हुआ? ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। पेपर में पूछता है कि हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया? ऑपरेशन किया गया। भाई किसी भी ऐसी मजबूर बीमारी हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए तो क्या होता है? ऑपरेशन होता है ना। तो हैदराबाद भी गंभीर मसला था, तो इसको कैसे किया गया? ऑपरेशन किया गया। कौन सा ऑपरेशन? पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर को देखिए, जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। हरि सिंह ने क्या कहा? ना तो हम भाई भारत में शामिल होंगे, ना तो हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। इसका पागलपन देखिए, एक छोटी सी टुकड़ी का हम देश बना के रखेंगे, और यहाँ इसका दिमाग खराब हो गया कि हम भारत में नहीं शामिल होंगे, पाकिस्तान में नहीं शामिल होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। इसकी खबर जब लगती है मोहम्मद अली जिन्ना को, पाकिस्तान के जो थे मोहम्मद अली जिन्ना को इसकी खबर लगती है। उन्होंने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल अपने सिपाही भेजकर हैदराबाद को भारत में मिला लिए, और क्यों नहीं हम जम्मू कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिला ले, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर जो है एक बेहतरीन एरिया था, अच्छा एरिया कहा जाता था। जैसे जम्मू कश्मीर क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। तो जिन्ना ने सोचा कि इस जम्मू कश्मीर को हम अपने में मिला लें। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ तो हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिपाही को भेजा, चलिए हम भी सिपाही भेजते हैं। लेकिन फिर उनका दिमाग काम किया कि हमारे सिपाही तो इतने मजबूत नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सिपाही नहीं मजबूत है तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ काफी मात्रा में उग्रवादी क्रांतिकारी कबायली एरिया वाले हैं, हम कबायलियों को भेज देते हैं, और कबायलियों को भेजेंगे तो हमारे ऊपर आरोप भी नहीं लगेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि कबायलियों से कि जाओ इस जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण करो और इसको विजय प्राप्त करो यहाँ, और पाकिस्तान का झंडा फहरा दो। कबायली जो क्षेत्र के लोग थे वो जम्मू कश्मीर में आते हैं और चारों तरफ आतंक का माहौल फैला देते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि हरि सिंह के जो नजदीक के रिश्तेदार थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। हरि सिंह भागे भागे आते हैं कहाँ? भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रमुख नेताओं से बातचीत करते हैं। हरि सिंह कहते हैं कि हमें बचाइए, अर्थात जम्मू कश्मीर को बचाइए। ये कहते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके सहयोगियों से कि हमारे जो नजदीक के रिश्तेदार थे उनको भी इन लोगों ने इनसे छोड़ा, और डर तो हमें यह भी है कि कहीं हमारे परिवार को भी नुकसान ना करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। हमने जब आपको समझाया कि आप सीधे सीधे भारत में आके मिल जाइए, आप शामिल हो जाइए, तो आप सुने नहीं। अब हम कुछ नहीं आपकी मदद कर सकते हैं। हरि सिंह ने कहा नहीं, किसी भी तरीके से बचाइए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और ये जो दाग है ऐसा दाग लगेगा कि इतिहास के पन्नों में भी माफ नहीं किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। मदद तभी करेंगे जब आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। हरि सिंह ने कहा कुछ भी करिए, चाहे जैसे भी आप हमको जो है मदद करने के लिए जो भी कहिए, हम सब तैयार हैं, केवल हमारी मदद करिए। इस प्रकार से 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। अब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जाइए आप निश्चिंत होकर सो जाइए, ये इन सब कबायलियों वालों की बस की बात नहीं है, हम वहां पर देख लेते हैं। अब आप निश्चिंत रहिए, आपके परिवार और आपके नजदीक के जो रिश्तेदारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है अब नहीं होगा। इन्होंने क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय के सबसे शौर्य साहसी बुद्धिमान ब्रिगेडियर उस्मानी को बुलाते हैं और ब्रिगेडियर उस्मानी से कहते हैं कि आप जाइए और इस जम्मू कश्मीर जो अव्यवस्था फैली है, जो कबायली लोग आके आतंक फैला रहे हैं, उनको दुरुस्त करो। ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा ठीक है,
आप चिंता मत करिए, हम जा रहे हैं अपनी सेना के साथ, और अगर ऐसा है तो हम वहां पर बिल्कुल शांति स्थापित करने का काम करेंगे। जब इसकी खबर मोहम्मद अली जिन्ना को लगती है तो उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मानी से बात करने का प्रयास किया। ब्रिगेडियर उस्मानी से कहा कि आप क्यों परेशान है खाम खा भारत की तरफ से लड़ने के लिए, आप आइए हमारे यहाँ, हम आपको एक अच्छा पद दे देंगे, सम्मानजनक पद देंगे, और साथ में आपको उच्च पद से सुशोभित करवाएंगे। ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि छोड़िए इन सब बातों को, हम एक वीर सपूत हैं, भारत के वीर सपूत, भारत माता के वीर सपूत हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी धरती है, हम इसकी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने अगला दांव चढ़ा। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा भाई हम भाई साथ इस्लाम धर्म वाले हैं, आप क्यों उधर से लड़ रहे हो। उस्मानी ने कहा, ब्रिगेडियर उस्मानी ने सौड़ी छाती करते हुए कहा कि आप यहाँ बात करने का वक्त नहीं है, अगर बात करना ही है आपको तो सीधे मैदान में आइएगा, युद्ध के मैदान में हमारी आपकी बात होगी। ब्रिगेडियर उस्मानी पहुंचते हैं और जम्मू कश्मीर में फैली हुई अव्यवस्था को समाप्त करते हैं। इस प्रकार से 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। स्वतंत्र था ही, विभिन्न प्रांतों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन थोड़े ही समय के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद भारत के अंदरूनी हिस्से में ही, आंतरिक मामले में ही विद्रोह शुरू हो जाता है। विद्रोह क्यों शुरू होता है? लोगों ने कहा कि हमें भाषा के आधार पर अलग अलग प्रांतों का जो है निर्माण किया जाए, हमें भाषा के आधार पर हमारा प्रांत अलग किया जाए। वैसे इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही थी, लेकिन ये क्या हुआ कि जब थोड़ा सा समय बीता तो इसमें राजनीति भी होना शुरू हो गई। तो इससे पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 ईस्वी में यशकेधर आयोग का गठन कर दिया। यशकेधर आयोग का गठन किया। यह कितना सदस्य था? 4 सदस्य। भाषाई प्रांत आयोग का गठन कर दिया। भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 ईस्वी में यशकेधर आयोग के नेतृत्व में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया और इनसे कहा कि जो भाषा के आधार पर लोग मांग कर रहे हैं, आप अपनी रिपोर्ट सौंपिए कि ठीक है कि गलत है। इन्होंने 1948 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। किसने? यशकेधर आयोग ने 1948 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट जब सौंपी तो इन्होंने कहा कि जो ये लोग मांग कर रहे हैं भाषा के आधार पर, ये गलत है। भाषा के आधार पर मत बांटिए। अगर आपको बांटना ही है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार बांटिए। जैसे आप भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटिए, भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्नता है, या प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बांटिए कि प्रशासन जहां से ठीक ठाक चले, या अगर विकास को ध्यान में रखते हुए आप बांटना चाहें तो ऐसा भी बांटिए। लेकिन अगर आप भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं तो ये गलत है। इस प्रकार से यशकेधर आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के निर्माण का विरोध कर दिया। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और जब इस रिपोर्ट की खबर भारत के अन्य प्रांतों में मिली, जो भाषा के आधार पर मांग कर रहे थे कि हमारा प्रांत अलग हो, जब उन्होंने सुना कि ये आयोग था, इसने ऐसी रिपोर्ट सौंप दी और सरकार से कहा कि अब भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन मत करिए। अब इन लोगों ने विरोध का दायरा बढ़ा दिया और सबसे ज्यादा विरोध किस क्षेत्र में हुआ? तेलुगु भाषी वालों ने किया। तेलुगु भाषा को बोलने वाले लोगों ने विरोध का जोरदार तरीका अपनाना शुरू कर दिया और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? पोट्टी श्रीरामुलु। ये विरोध का दायरा बढ़ाता है और ये लोग विरोध के इतने चरम पर पहुंच गए कि सरकार अगर नहीं झुकेगी तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सरकार नहीं झुकी, क्योंकि सरकार की मजबूरी थी कि अगर हम इनकी मांग मान लेते हैं तो अन्य प्रांत भी मांग करना शुरू कर देंगे भाषा के आधार पर, हमको भी बांटिए। ठीक है, तो सरकार ने क्या कहा कि हम आपकी मांग नहीं मानते। तो इसने कहा कि अगर आप नहीं मानते तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन मांग मनवा के ही रहेंगे। इसने क्या किया? आमरण अनशन शुरू कर दिया कि हम यहीं मर जाएंगे, आमरण अनशन। और ये आमरण अनशन लगभग 56 दिनों तक चला, भूख हड़ताल,
आमरण अनशन। भाई 56 दिन कम थोड़ी ना होते हैं, लगभग 2 माह का दिन बनता है। 2 महीने ये भूखा रहा कौन? पोट्टी श्रीरामुलु। और इस भूख हड़ताल में ये अलग तेलुगु भाषा की मांग करते हुए इसकी 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। किसकी मांग के लिए? भाषा के आधार पर एक अलग प्रांत की मांग का समर्थन करते हुए इसने आमरण अनशन शुरू कर दिया और इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी खबर, इसके मृत्यु की खबर चारों तरफ फैलती है, भाई मृत्यु के बाद लोगों की सहानुभूति जागृत होती है, तो लोगों ने कहा यार इससे अच्छा तो अंग्रेजी शासन सत्ता थी, कम से कम इतना तो संतोष था कि ये हमारे लोग नहीं हैं, इसलिए हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या हमारे साथ जो है शोषण की नीति अपना रहे हैं। ये तो हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, उसके बाद भी इसने इतनी निर्दयता पर उतारू है सत्ता। सरकार जो है इससे अच्छा अंग्रेज थे। जब इसकी खबर पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये तो मर गया और जो विरोध का दायरा अभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। अगर जनता ही नहीं रहेगी, ऐसे ही लोग अनशन करके मरते रहेंगे तो हम राज्य को लेके ही क्या करेंगे। इसलिए एक काम करो, इसके मांग का समर्थन कर दो और एक नए प्रांत का गठन कर दो। कब? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के निर्माण की नींव रखी गई। चलिए भैया आपकी मांग का हम समर्थन करते हैं और आपके लिए एक अलग प्रांत का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार से भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन कौन हो गया? आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया। यहाँ से कई बार पेपर में प्रश्न पूछता है कि भाषाई आधार पर पहला प्रांत कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। किसके कारण हुआ? तो पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश की घोषणा किया। अभी जब लोगों ने देखा कि एक तेलुगु भाषा वालों ने मांग का जब समर्थन किया, जोरदार तरीके से विरोध किया, तो सरकार झुकने के लिए तैयार होगी। अब इसका जो है सूचना चारों तरफ फैली और लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सरकार परेशान। सरकार ने क्या कहा कि अब एक काम करिए, अब इस राज्य आयोग के गठन के लिए ना एक आयोग का गठन करिए। सरकार ने न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। कभी कभी पेपर में प्रश्न पूछता है, जो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था, उसमें 2 सदस्य और कौन कौन से थे? तो इसमें थे के.एम. पनिक्कर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजूरू। हृदयनाथ कुंजूरू, ये दोनों इस न्यायमूर्ति फजल अली के आयोग के सदस्य थे। इस आयोग का गठन कब किया गया? 1953 ईस्वी में। और इससे कहा गया कि आप एक रिपोर्ट बना के सौंपिए, जांच करके सौंपिए कि ये जो लोग मांग कर रहे हैं ये सही है या गलत है। तो इसने अपनी रिपोर्ट 1956 ईस्वी में सौंपी। काफी जांचों के बाद इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसने कहा कि ये जो लोग मांग कर रहे हैं भाषा के आधार पर हमारा प्रांत का निर्माण होना चाहिए, तो विरोध से अच्छा है कि इनके मांग को मान लिया जाए। इसने रिपोर्ट सौंपी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण को स्वीकार कर लिया जाए, भाषा के आधार पर जो है प्रांत बनने चाहिए। लेकिन इसने कहा कि जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही नीति है, कौन सी? ABCD ग्रुप में जो प्रांतों को बांटा गया था, इसको समाप्त कर दिया जाए। कई बार यहाँ से पेपर में प्रश्न निकला है कि ABCD जो प्रांतों का विभाजन था, किस आयोग के द्वारा इसे समाप्त किया गया? तो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता वाले जो 3 सदस्यीय आयोग था, उसकी सिफारिशों पर इसे समाप्त किया गया। और इसकी सिफारिशों पर क्या किया गया कि भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रांतों में बांट दिया गया कि इस आधार पर ही शासन सत्ता चलेगी। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रांत किसकी सिफारिश बने? तो न्यायमूर्ति फजल अली की सिफारिश पर बने। अब यह हो गया भाषा के आधार पर। जब इसकी खबर लगती है पेप्सूर फुल फॉर्म इसका क्या है?
पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। इन लोगों ने कहा कि जब लोग भाषा के आधार पर जो है मांग कर रहे हैं, उनको भाषा के आधार पर विभाजित कर दिया जा रहा है, तो हमारे यहाँ तो भाषा भी अलग है, साथ में हमारे यहाँ भौगोलिक सीमा में भी परिवर्तन है, भौगोलिक क्षेत्र में भी विभिन्नता है। इन लोगों ने भी मांग करना शुरू कर दिया। सरकार ने कहा कि चलिए भाई, आपकी जांच के लिए भी हम आयोग का गठन करते हैं। इसकी जांच के लिए शाह आयोग का गठन कर दिया गया और शाह आयोग की रिपोर्टों के आधार पर इस पंजाब को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन सा? तो ये कहा गया कि जो हिंदी बोलने वाले हैं, अर्थात हिंदी भाषी लोग हैं, इनको बांटा जाए एक अलग प्रांत में, इसके लिए बन गया हरियाणा। और जो पंजाबी बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वालों के लिए बन गया पंजाब, कि आप इस क्षेत्र में रहिए। अब बच गया जो भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्नता दर्शित कर रहा था, अर्थात पहाड़ी एरिया वाला, पहाड़ी क्षेत्र वाले के लिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए बन गया हिमाचल प्रदेश। यहां से कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था? तो शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ था। क्यों हुआ था? कि यह भौगोलिक विभिन्नता रखता था पहाड़ी क्षेत्र का में बसा होने के कारण इस हिमाचल प्रदेश का निर्माण शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ था। अब भारत में जो है संविधान संशोधन का सहारा लिया गया और 14वां संविधान संशोधन कर दिया गया। 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पांडिचेरी को भारत का 6ठा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 6ठा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस प्रकार से विभिन्न आयोगों और संविधान संशोधन के माध्यम भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। कहा गया कि इन्हीं के सहायता से भारत में शासन सत्ता चलेगी। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था किया गया। लेकिन कुछ समय जब बीता, काफी समय के बाद, यह व्यवस्था कब तक चलती रही? तो यह व्यवस्था 30 अक्टूबर 2019 तक चलती रही। 30 अक्टूबर 2019 से पहले अगर हमसे पेपर में प्रश्न पूछे कितने राज्य थे, तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 अक्टूबर आया तो सरकार ने संविधान संशोधन का सहारा लिया और संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया। कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया? जो जम्मू कश्मीर था क्या है? जम्मू कश्मीर। इस जम्मू कश्मीर को क्या था? धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। भारतीय संसद ने सोचा कि जम्मू कश्मीर भी हमारे 29 राज्यों में से एक राज्य है, तो इसे विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाए, जबकि हमारे यहाँ जितने भी प्रांत हैं सब समान हैं, तो इसको धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाए? तो सरकार ने क्या किया? 31 अक्टूबर 2019 को कहा कि ये जो धारा 370 है, धारा 370 ये समाप्त, अर्थात जम्मू कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य का दर्जा समाप्त। अब सब राज्य समान होंगे। तो सरकार ने कहा कि लेकिन एक काम किया जाए, अगर इसको ऐसे राज्य में शामिल करके रखा जाएगा तो ठीक नहीं है। इसको क्या किया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया जाए। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लेह लद्दाख वाला एरिया। तो ये इसको केंद्र शासित प्रदेश में रख दिया गया। अब देखिए यहाँ का जो है शेड्यूल बिगड़ गया, यहां से एक निकल गया 28 राज्य। भाई एक जम्मू कश्मीर निकल गया तो 28 राज्य, अब यहां 2 जुड़ गए, अब ये हो गया 9 केंद्र शासित प्रदेश। 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन ये व्यवस्था कब की है? तो अक्टूबर को ये घोषणा होती है, संसद द्वारा ये फैसला होता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद नवंबर दिसंबर बीतता, जनवरी आता है, तो सरकार को ये लगता है कि ये जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये जो छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं, अगर हम इनको इकट्ठा कर दें तब भी शासन सत्ता ठीक ठाक ही चल सकती है, कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। तो सरकार ने फैसला किया कि ये जो दादर नगर हवेली है और दमन दीव,
इनको इकट्ठा कर दिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से फैसला हुआ कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक जगह कर दिया जाए। अब पुनः इसमें परिवर्तन हो गया। अब क्या हो गया कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इस तरीके से आज वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारत की शासन सत्ता चल रही है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।